नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम झारखंड फील्ड वर्कर का जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं और प्रश्नों से रिलेटेड वन लाइनर फॉर्मेट में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को कवर अप किया गया है आज के सेशन में। और ये रेगुलर सेशन चलता ही आ रहा है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि रेगुलर सेशन को कर रहे हैं, उनको पता होगा कि यहाँ पे कंटेंट किस लेवल का दिया जा रहा है। बाकी जो भी कैंडिडेट नए इस चैनल पर विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और बाकी टाइम टू टाइम अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इस क्लास का जो संपूर्ण PDF है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और संपूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं उसके जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और इम्पोर्टेंट वन लाइनर के साथ पूरा एक रिवीजन क्लास के तौर पर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो चलिए सेशन को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस सेशन के माध्यम से आपको लगभग 200 से 250 के समथिंग क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा और रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्मॉल बोन जो है कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिस, रेडियस या अल्ना? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो स्टेपिस है। स्टेपिस जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और स्टेपिस जो है ये कान की हड्डी है, जो कि कान के मध्य में पाया जाता है। तो स्टेपिस जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप बी जवाब दे रहे थे तो आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए अब जितने भी हड्डियों से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी के बारे में डिटेल्ड में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है और स्टेपिस कान के मध्य में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लें, स्थिति क्या है। स्टेपिस की स्थिति की बात करें तो यह कान के मध्य भाग यानी कि मिडिल ईयर में स्थित होती है। लंबाई इसकी क्या होती है? इसकी लंबाई लगभग 2.5 से 3 मीटर यानी मिलीमीटर होती है। 2.5 से 3 मिलीमीटर होती है स्टेपिस की लंबाई। स्टेपिस जो कि कान के मध्य में पाई जाती है, इसका कार्य की अगर हम लोग बात करें तो कार्य जो है ये इसका मुख्य कार्य जो है कान के पर्दे एयरड्रम से कंपन को आंतरिक कान इनर ईयर तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। और अब इसका जितने वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड और इन सभी ऑप्शनों से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर के सबसे लंबी और मजबूत हड्डी जो है ये फीमर है। फीमर जो है ये जांघ की हड्डी होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है। और मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो वयस्क मानव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वयस्क मानव यानी कि अडल्ट ह्यूमन में शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें कुल 206 हड्डियां देखने को मिलती हैं वयस्क मनुष्य में, जबकि बच्चों में जो हड्डियां की संख्या होती है वो लगभग 300 के आसपास आप देखने को मिलती है। ऑप्शन में 300 भी अगर रहेगा तो आपको बच्चों की जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको 300 ही लगाना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन जो है यानी कि हड्डियों यानी बोन की स्टडी जो होती है, बोन के स्टडी को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन जो होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? कान में जो है कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन बन सकता है कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं, प्रत्येक कान में 3-3 हड्डियां होती हैं। स्टेपिस के अलावा जो है कान की अन्य 2 हड्डियां के नाम जो है ये मैलियस और इनकस
इनकस होता है, मेलियस इनकस और स्टेपिस, एक कान में और दूसरे कान में भी वैसा ही। तो यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे हड्डियों के मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं, टेंडन के रूप में जाना जाता है। और हड्डियों को हड्डी से जोड़ने का वाले ऊतक का क्या कहते हैं, तो ये लिगामेंट कहलाता है। हड्डियों को हड्डियों से जब जुड़ेगा तो ये लिगामेंट कहलाता है, और हड्डियों को जब मांसपेशी से जब जोड़ेगा तो टेंडन कहलाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हरित लवक यानी क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, विच मेटल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या जिंक। तो क्लोरोफिल में जो है मुख्य रूप से मैग्नीशियम धातु देखने को मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैग्नीशियम। अब चलिए इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, केंद्रीय परमाणु यानी क्लोरोफिल के अणु केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु स्थित होता है, जो इसे स्थिरता प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्य क्या हैं, क्लोरोफिल के कार्य जो है यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। आगे देखेंगे तो इसका कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित जो है ये वन लाइनर प्रश्न जो है बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंगक यानी ऑर्गेनेल में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है क्लोरोप्लास्ट में होती है मुख्य रूप से। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों में भोजन का निर्माण जो है किस प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस द्वारा। पौधों में भोजन का निर्माण जो है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो ब्लड जो होता है, ब्लड में मुख्य रूप से आयरन यानी कि लोहा जो है ये पाई जाती है, आयरन, जिसे Fe से दर्शाया जाता है। और आयरन का जो एटॉमिक नंबर है ये क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने पहले ही सेशन में बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसका आयरन का जो है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ जाता है। तो ये भी बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ये कौन सी गैस मुक्त होती है। तो गैस जो है ये ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन गैस जो है ये मुक्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। तो क्लोरोफिल का मुख्य कार्य जो है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, सूर्य के प्रकाश जो है उसको अवशोषित कर अपने भोजन को बनाना। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि पौधों में मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है। पौधों में मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पौधों में मैग्नीशियम की कमी से जो है ये पत्तियों का पीला पड़ जाना, यानी पत्तियों को पीला पड़ जाना, ये मैग्नीशियम की कमी से पौधों में अक्सर देखा जाता है, जिसे हम लोग क्लोराइसिस कहते हैं। पत्तियों का पीला पड़ जाना क्लोराइसिस कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस रंग को सबसे अधिक परावर्तित करता है। क्लोरोफिल जो है किस रंग को सबसे अधिक परिवर्तित करता है। तो ये हरा रंग को, हरा रंग को क्लोरोफिल जो है ये सबसे अधिक परिवर्तित करता है। चलिए अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी या लाइट इंटेंसिटी। प्रकाश वर्ष जो है
प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो है ये मुख्य रूप से दूरी की इकाई है, यानी यूनिट जो है ये दूरी की है। सही आंसर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब जितने भी इकाई से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन यही बन सकता है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर ये दूरी डिस्टेंस की एसआई इकाई है। परिभाषा इसकी अगर बात करें हम लोग तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात यानी वैक्यूम में एक वर्ष तय करता है। एक वर्ष में जो तय करता है निर्वात में, एक वर्ष वह दूरी है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है, उसे ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा है। मापन की अगर हम लोग बात कर ले, मापन इसका उपयोग खगोलीय दूरियों जैसे तारों और आकाश गंगाओं के बीच दूरी मापने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से प्रकाश वर्ष की जो कार्य है यानी मापने का जो कार्य करता है ये तारों और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को यानी डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। और मान की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष जो है ये 9.46 इंटू 10⁻12 जो है किलोमीटर या लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है ये 9.46, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, या फिर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। तो ये एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 होता है, इतना याद रखना है। और लगभग जो है, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकता है कि लगभग जो है ये 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अब इसके इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो दूरी जो मापने की सबसे बड़ी इकाई है ये पारसेक है। पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारसेक में जो है ये कितने प्रकाश वर्ष होते हैं यानी कितने लाइट ईयर होते हैं। तो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष, लगभग जो है 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चीज़ों को हम लोग थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे ताकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो सके और कम समय में, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है, तो कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझ पाएँ, इसीलिए सेशन को थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति जो है निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में लगभग 3 टाइम्स यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश में जो प्रकाश की गति जो है निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि क्या प्रकाश वर्ष में समय की इकाई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये समय की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी यानी दूरी की इकाई है, यानी डिस्टेंस की इकाई है। केवल जो है ये प्रकाश वर्ष दूरी डिस्टेंस की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है उसके समय कुल लगभग जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड होती है। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने की समय जो है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड होता है। कहीं कहीं पर 8 मिनट 22 सेकंड भी लिखा होता है। क्वेश्चन अगर ऑप्शन में अगर दिया रहे 8 मिनट 20 सेकंड तो 8 मिनट 20 सेकंड ही पहला प्रेफरेंस हमें देना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। तो खगोलीय इकाई जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, खगोलीय इकाई। अगला प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण जो है ये मुख्य रूप से वायुमंडलीय अपवर्तन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। तो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कार्य जो है ये वायुमंडलीय अपवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। क्वेश्चन है कि दूध के खट्टा होने का मुख्य कारण क्या है। तो दूध के खट्टा होने का मुख्य कारण जो है क्या है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर मिल्क टर्निंग सोवर। तो खट्टा होने का मुख्य कारण जो है दूध का
क्या है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब जो होगा, दूध का खट्टा होने का मुख्य कारण जो है ये लैक्टिक एसिड है, यानी कि लैक्टिक अम्ल है। सही आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। पहला प्रश्न यही बन सकता है कि दूध के खट्टा होने का मुख्य कारण क्या है? तो दूध के खट्टा होने का मुख्य कारण जो है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज शर्करा यानी कि लैक्टोज शुगर का लैक्टिक एसिड में परिवर्तन कर देना या लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होना, यही है। यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिवर्तन कर देना या फिर होना जो है ये दूध का खट्टा होने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रक्रिया इसका क्या होता है? प्रक्रिया की बात करें तो जब दूध में ये बैक्टीरिया पनपते हैं तो वे दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को किण्वन द्वारा, प्रक्रिया जो होता है वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे दूध जो है वो खट्टा हो जाता है। अगला परिणाम किसका देखेंगे तो लैक्टिक एसिड जो है ये लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दूध का स्वाद जो है वो खट्टा हो जाता है। जब लैक्टिक एसिड दूध में उपस्थित हो जाता है तो दूध का स्वाद जो है वो खट्टा हो जाता है और पीएच मान जो है कम हो जाता है, जिसके कारण जो है ये एसिडिक लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे तो दही का जमना क्या है? यही एक लैक्टिक एसिड दूध में प्रोटीन केसिन को जमा देता है। केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, उसे जमा देता है, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है केसिन प्रोटीन, जिससे दही जब जमता है तो लैक्टिक एसिड जो है दूध में केसिन प्रोटीन को ही जमा देता है, जिससे दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? तो दूध की जो शुद्धता है किस यंत्र में मापी जाती है? लैक्टोमीटर में। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि दूध में मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन जब भी बोले क्वेश्चन में कि दूध में मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो ये केसिन प्रोटीन जो है ये दूध में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग जो है ये किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दूध में सफ़ेद रंग जो है ये केसिन प्रोटीन के कारण दूध का जो रंग है ये सफ़ेद होता है, केसिन प्रोटीन के कारण। और दूध का रंग जो है वो हल्का पीला जो होता है, दूध का रंग हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दूध का हल्का पीला रंग जो है वो किसके कारण से होता है? तो ये कैरोटीन के कारण से होता है। दूध का हल्का पीला होना कैरोटीन के कारण होता है, और कैरोटीन जो है ये मुख्य रूप से गाजर में हमें देखने को मिलती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पाश्चुरीकरण की बात करें, पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देना, ये पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो दूध को दही में परिवर्तित कर देना या फिर बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम जो है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि दूध किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है? तो दूध जो है ये एक अच्छा स्रोत कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता के लिए, यानी शरीर में जिसकी भी शरीर की आवश्यकता होती है कैल्शियम या फिर विटामिन डी की, ये दूध एक अच्छा स्रोत माना जाता है। दूध जो है विटामिन डी और कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? हाउ मेनी टीथ आर नॉर्मली प्रेजेंट इन अडल्ट ह्यूमन? तो मनुष्य में अगर हम लोग बात करें सामान्यतः कितने दांत होते हैं? अडल्ट यानी कि वयस्क मनुष्य की बात करें तो वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। सही आंसर जो है, राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 32। एक वयस्क मनुष्य जो होता है यानी कि पूरे अडल्ट ह्यूमन जो होता है उसमें कुल 32 दांत हमें देखने को मिलती है। ये 32 दांत जो होते हैं ये 4 भागों में बांटा होता है। उसके बारे में हम लोग कंप्लीट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखते हैं और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करते हैं। पहले अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि एक वयस्क मनुष्य में सामान्यतः कितने दांत होते हैं?
इसका सही जवाब है कि 32 दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य यानी कि एक अडल्ट ह्यूमन में। अगला प्रश्न है दांतों के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो दांतों के प्रकार जो है ये मनुष्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। क्वेश्चन आ सकता है कि दांतों के प्रकार क्या क्या हैं, तो इसका सही जवाब होगा कि इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, ये दांतों के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है कि दंत सूत्र क्या है। डेंटल फार्मूला की बात करें तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र डेंटल फार्मूला की बात करें तो 21 डिवाइड बाय 21 इंटू में 100, ये इसका फार्मूला होता है डेंटल फार्मूला। 21 डिवाइड बाय 21 इंटू में 100, तो ये एक वयस्क मनुष्य का दंत का सूत्र होता है, तो इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है अक्ल डाढ़, ये तीसरे मोलर यानी थर्ड मोलर होते हैं जो आमतौर पर 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। तो 2 बार जितने भी दांत विकसित होते हैं वो कुल मनुष्य के शरीर में 20 ही दांत ऐसे होते हैं जो कि पूरे जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है, इन्हें दूध का दांत कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। शरीर का सबसे कठोर भाग जो है कौन सा है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांतों का इनेमल है। दांतों का इनेमल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगला प्रश्न है कि दांतों के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ टीथ को क्या कहा जाता है। तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। तो बच्चों में मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो प्रीमोलर जो दांत होते हैं, प्रीमोलर, ये 4 प्रकारों में से एक प्रकार है प्रीमोलर, ये बच्चों में ये अनुपस्थित होते हैं। प्रीमोलर दांत जो होता है ये बच्चों में अनुपस्थित होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, दांत का बाहरी सफ़ेद हिस्सा किस पदार्थ से बना होता है। तो दांत का जो बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो होता है वो इनेमल जिसे कहते हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। अगला प्रश्न है कि किस उम्र तक के बच्चों के सभी दूध के दांत जो है वो आ जाते हैं। तो किस उम्र तक के बच्चों के सभी दूध के दांत आ जाते हैं। ये लगभग 3 वर्ष के बच्चे में लगभग जो है सभी दूध के दांत जो है आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दांतों की सड़न मुख्य कारण क्या है। दांतों की सड़न का जो है मुख्य कारण क्या है। तो दांतों का जो सड़न होता है ये मुख्य कारण बैक्टीरिया द्वारा शर्करा का अम्ल में परिवर्तन कर देना या फिर हो जाना, यानी बैक्टीरिया द्वारा शर्करा शुगर का अम्ल में एसिडिक में परिवर्तन कर देना, ये दांतों का सड़न का मुख्य कारण है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से अगर हम लोग बात करें सबसे अच्छा चालक यानी कि कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, लकड़ी, प्लास्टिक, चांदी या रबर। तो इसका ऑप्शन ही बहुत ही आसान है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब जो होगा ये चांदी होगा, चांदी यानी कि सिल्वर, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, ऊष्मा जो है, ऊष्मा यानी हीट का सबसे अच्छा चालक जो है ये चांदी, जिसे हम लोग Ag से दर्शाते हैं। Ag जो है ये यानी सिल्वर, ये सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा का। आगे देखेंगे, चालकता महत्वपूर्ण तथ्य है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। चालकता की बात करें यानी कि कंडक्टिविटी, चालकता, चांदी में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बहुत अधिक होती है जो इसे ऊष्मा और विद्युत दोनों के ही सबसे बेहतरीन सुचालक बनाती है। कर्म क्या है, कर्म की बात करें तो ऊष्मा चालकों का सामान्य कर्म इस प्रकार है कि पहले चांदी, उसके बाद तांबा यानी कॉपर, उसके बाद सोना और उसके बाद गोल्ड यानी कि सोना, और सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम। तो ऊष्मा चालकों के समान प्रकार की बात करें तो सबसे अधिक सुचालक जो है ये चांदी, उसके बाद तांबा, फिर सोना, फिर गोल्ड और उसके बाद एल्यूमिनियम।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक उपयोग की बात करें हम लोग, व्यवहारिक उपयोग जो है चांदी सबसे अच्छी चालक है, लेकिन महंगी होने के कारण तांबे और एल्युमिनियम का उपयोग जो है बर्तनों और बिजली के तारों में अधिक किया जाता है। तो ये इसका व्यवहारिक उपयोग होता है। ज़्यादा महंगा होने के कारण जो है तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग बर्तनों में अधिक मात्रा में किया जाता है। हालांकि चालक जो है ये सबसे गुड कंडक्टर की बात करें तो ये चांदी जो है ये सिल्वर, ये गुड कंडक्टर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का सबसे कुचालक यानी कि इंसुलेटर पदार्थ कौन सा है। तो ऊष्मा का सबसे कुचालक पदार्थ जो है ये कांच, ग्लास या फिर वायु है। ऊष्मा का सबसे कुचालक पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे ऊष्मा के संचरण कितनी विधियाँ हैं। ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियाँ हैं। ऊष्मा के संचरण की कुल 3 विधियाँ हैं। चालन यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ऊष्मा के संचरण की कुल 3 विधियाँ हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चालन, संवहन और विकिरण। चलिए अगला देखेंगे, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि से होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो किस विधि से होता है। तो ये कंडक्शन से होता है ठोस पदार्थों में। और उसके बाद द्रव की बात करें तो द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रव यानी लिक्विड और गैसों में ऊष्मा का संचरण जो है किस विधि से होता है। ये संवहन यानी कन्वेक्शन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है। तो सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी तक विकिरण यानी कि रेडिएशन द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न है कि तांबा और एल्युमिनियम में से कौन ऊष्मा को बेहतर चालक है। तांबा और एल्युमिनियम में से कौन जो है ऊष्मा का बेहतर चालक है। तो ये तांबा जो है ये तांबा और एल्युमिनियम में से तांबा ऊष्मा का बेहतर चालक है। अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए वैक्यूम परत का उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से वैक्यूम परत का। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष यानी कि कितने चैम्बर होते हैं। हाउ मैनी चैम्बर आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो मानव के हृदय में कितने कक्ष यानी कि कितने चैम्बर होते हैं, 2, 3, 4 या 5। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसका सही जवाब जो होगा, मानव हृदय में कुल कक्ष जो है ये 4 होते हैं। 4 चैम्बर एक वयस्क मनुष्य के शरीर में देखने को मिलता है। और सिर्फ वयस्क नहीं, किसी भी मनुष्य के शरीर में हृदय में कुल 4 कक्ष देखने को मिलते हैं। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग कुछ फिगर के माध्यम से जानते हैं। फिगर के माध्यम से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम लोग जानें तो मनुष्य में कुल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। लेफ्ट आट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये 4 कक्ष पाए जाते हैं। ये ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं मुख्य रूप से। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है कि इसका संरचना जो है, इन 4 कक्षों में 2 ऊपरी कक्ष होते हैं और जिन्हें अलिंद जिसे आर्टिया कहा जाता है, और 2 निचले कक्ष होते हैं जिन्हें नीले यानी कि वेंट्रिकल कहा जाता है। 2 अलिंद और 2 नीले। इसका कार्य जो है मुख्य रूप से दाया अलिंद और दाया नीले का जो कार्य होता है, ये शुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त को जो प्राप्त करते हैं और उसे फेफड़ों की ओर भेजते हैं। और बायां अलिंद का मुख्य कार्य जो है, ये बायां अलिंद और बायां नीले का मुख्य कार्य शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्राप्त करते हैं और उसे शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करते हैं। यह इसका मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट जितने भी वन लाइनर इस प्रश्न से रिलेटेड और इन सभी ऑप्शनों से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए पहले का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हृदय का मुख्य कार्य क्या है। हृदय यानी कि हार्ट का मुख्य कार्य जो है ये पूरे शरीर में रक्त को पंप करना, ये हृदय का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हृदय के अध्ययन को यानी कि स्टडी ऑफ हार्ट्स, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को
कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत वजन जो है कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है। तो लगभग 250 से लेकर 300 ग्राम के बीच मानव हृदय का औसत वजन होता है हृदय का। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर क्या है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर साइनो एट्रियल नोड है, यानी कि एसे नोड है। हृदय की धड़कन, हृदय यानी कि हार्ट की जो धड़कन है को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर जो है ये मुख्य रूप से एसे नोड है। एसे नोड क्या है? एसे नोड ये साइनो एट्रियल नोड होता है जो कि धड़कन को नियंत्रित करने वाला एक पेसमेकर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्तचाप जो मापा जाता है ये स्फेग्मोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है ब्लड प्रेशर। और ये मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर जो है ये मुख्य रूप से मैनोमीटर के द्वारा यंत्र द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है ये सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो सबसे बड़ी धमनी जो है ये महाधमनी है, जिसे इंग्लिश में ऑर्टा कहा जाता है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। अगला प्रश्न है कि हृदय के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं। तो हृदय के चारों ओर के आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम जो है ये हृदय के चारों ओर के आवरण को कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। लुईस पाश्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट हुक। तो पेनिसिलिन की खोज जो है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेनिसिलिन की खोज जो है ये कब किया गया था। रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक जो है इस सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कोशिका खोज यानी कि सेल की खोज जो है सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो ये भी याद रखना है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये पेनिसिलिन की खोज किया था। आगे देखेंगे खोज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और ये मुख्य रूप से सन 1928 में इसकी खोज किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सन 1928 में खोज किया गया था वर्ष। आगे देखेंगे तो यह एक आकस्मिक खोज थी जब वे स्टेफिलोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक यानी कि फंगस ने बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दिया। एक फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फंगस यानी कवक था जिसने बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दिया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि महत्व इसका क्या है। तो यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक औषधि थी जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन है कि प्रथम एंटीबायोटिक का नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो प्रथम एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन है जिसका खोज सन 1928 में किया गया था। आगे देखेंगे टीकाकरण, वैक्सीनेशन के जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीकाकरण के जनक किसे माना जाता है। तो एडवर्ड जेनर जो है ये टीकाकरण के जनक माना जाता है। एडवर्ड जेनर इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, चेचक का टीका किसने विकसित किया था। तो चेचक का टीका जो है ये एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। अगला प्रश्न है कि जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी के जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रैबिज का टीका किसने खोजा था। रैबिज का टीका जो है, रैबिज आपको पता होगा जो कि कुत्तों के काटने से रैबिज का इंजेक्शन लेना आवश्यक होता है। रैबिज का जो टीकाकरण होता है, रैबिज का टीका किसने खोजा था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लुईस पाश्चर द्वारा रैबिज का टीका को खोजा गया था, लुईस पाश्चर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण यानी कि पैस्चराइजेशन की प्रक्रिया किसने विकसित की थी। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया जो है लुईस पाश्चर द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि
डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो डीएनए, आपको पता होना चाहिए डीएनए का फुल फॉर्म जो है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए की क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किया गया था ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा किया गया था। डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज यानी कि डीएनए के संरचना की जो खोज है ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विद्युत प्रेरण, विद्युत अपघटन, चुंबकीय क्षेत्र में धारा पर बल, अगला है कि परावर्तन। तो इसका सही जवाब जो होगा विद्युत मोटर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में धारा पर बल पर कार्य करती है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सही आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला इससे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड उन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट और उन सभी वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे रिलेटेड प्रश्न से उन सभी को कवर अप करेंगे। पहले अगर देखेंगे तो विद्युत मोटर यानी कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है कि कार्य प्रणाली इसकी क्या है? जो कार्य प्रणाली की बात करें तो एक धारावाही कुंडली यानी कि कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक यांत्रिक बल यानी कि मैकेनिकल फोर्स जो है कार्य करता है जो उसे घुमाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा रूपांतरण, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। जो ऊर्जा रूपांतरण यह मुख्य रूप से विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है फ्लेमिंग का नियम क्या है? फ्लेमिंग का नियम मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को उपयोग किया जाता है। मोटर में बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। विद्युत मोटर में ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी में। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है ये विद्युत मोटर की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे द्वारा किया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ये माइकल फैराडे द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर में घूमने वाला मुख्य भाग क्या कहलाता है? विद्युत मोटर में जो घूमने वाला मुख्य भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? आर्मेचर। आर्मेचर जो होता है किसी भी मोटर में घूमने वाला मुख्य भाग होता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो होता है ये एमीटर होता है। एमीटर विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र है, एमीटर। अगला प्रश्न है विभवांतर, विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाला यंत्र कौन सा है? पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर यानी कि विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर जो है ये विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य में रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस? मनुष्य में रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ग्रेगर मेंडल, कार्ल लैंडस्टेनर, चार्ल्स डार्विन या जे थॉमसन? तो इसका सही जवाब जो होगा ये कार्ल लैंडस्टेनर होगा। यानी कि कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप, मनुष्य में जितने भी ब्लड ग्रुप है, जो भी ब्लड ग्रुप की खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टेनर वैज्ञानिक द्वारा किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इन मनुष्य में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि मनुष्य में रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज किया गया था। तो ये कार्ल लैंडस्टेनर यानी कि कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज किया गया था। वर्ष की बात करें तो सन 1901 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की गई थी कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा 1901 में, सन 1901 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है योगदान जो है ये, इसे खोज के लिए इन्होंने 1930 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो है ये कार्ल लैंडस्टेनर को सन 1930 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज से। आगे देखेंगे रक्त समूह। उन्होंने मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह A, B, AB और O की पहचान की थी। जो कार्ल लैंडस्टेनर जो थे उन्होंने मुख्य रूप से A, B और AB और O की पहचान मुख्य रूप से ब्लड ग्रुप के किए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में उन सभी को कवर अप करते हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। आगे देखेंगे सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है रक्त समूह कौन सा है। यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता जो होता है वो रक्त समूह ये O नेगेटिव होता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि O पॉजिटिव को रट के बैठे हुए हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा O नेगेटिव होगा। O नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर होता है यानी कि सर्वदाता है। सर्वदाता वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, O नेगेटिव, तो इसे थोड़ा ध्यान देना है। आगे देखेंगे सर्वग्राही योनिवर्सल रिसिपेंट जो है ये यानी कि सर्वग्राही वो जो किसी से भी ले सकता है ब्लड। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, AB प्लस, AB पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही रक्त समूह का होता है, सर्वग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव। आगे देखेंगे अगला है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी। RH फैक्टर की खोज किसने की थी। RH फैक्टर की खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर द्वारा किया गया था। RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है रक्त के यानी ब्लड के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है रक्त का pH मान कितना होता है। रक्त का जो pH मान है कितना होता है। तो रक्त का pH मान जो है ये लगभग 7.4 होता है और हल्का ये क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितना रक्त होता है। मानव शरीर में जो कुल कितना ब्लड होता है यह औसतन 5 से 6 लीटर मनुष्य में ब्लड देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग जो है ये मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी को पता है कि इस क्लासेस का संपूर्ण PDF जो है आपको एग्ज़ाम क्रैकर के टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन एक बार संपूर्ण रूप से अवश्य करना है। एक बार PDF को संपूर्ण रूप से अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा ताकि हर चीज़ जो है वो कम्प्लीटली याद हो सके। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोशिका का शक्तिग्रह यानी कि पावर हाउस जो है किसे कहा जाता है। तो कोशिका का शक्तिग्रह यानी कि पावर हाउस जो है किसे कहा जाता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या लाइसोसोम। कोशिका का शक्तिग्रह यानी कि पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न को देखेंगे इससे रिलेटेड। कोशिका का जो शक्तिग्रह यानी कि पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कार्य जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पादन करता है। ATP क्या है। ATP एक ऊर्जा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक ऊर्जा है जो कि मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये उत्पादन करता है, ATP का उत्पादन करता है। आगे देखेंगे श्वसन। यह कोशिकीय श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन का मुख्य स्थल है जहाँ भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन जो है यह कोशिकीय श्वसन यह मुख्य स्थल है जहाँ भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा जो है वो मुक्त हो जाती है। आगे देखेंगे DNA। DNA जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, और DNA जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। चलिए अगला प्रश्न है
क्वेश्चन है कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। बहुत बार क्वेश्चनों में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन को कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एटीपी की बात करें तो एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब जो होगा रॉबर्ट हुक द्वारा सन 1665 ईस्वी में किया गया था। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कंट्रोल सेंटर जो है ये किसे कहा जाता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड बैग जो है ये किसे कहा जाता है। तो ये लाइसोसोम को जो है ये सुसाइड बैग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। तो पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में मुख्य अंतर जो है ये कोशिका भित्ति का होता है। पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति देखने को मिलता है, जबकि जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति सेल वाल जो है ये देखने को नहीं मिलता है। केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला प्रश्न है कि कोशिका का सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत जो है ये स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया था। स्लाइडन और स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी है। पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ऑर्टा या फिर कैरोटिड धमनी। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें ऑर्टा जो है, ऑर्टा ये महाधमनी, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है लार्जेस्ट आर्टरी ऑर्टा है, यानी कि महाधमनी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी यानी कि ऑर्टा है। कार्य इसका जो है मुख्य रूप से हृदय के बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाता है। महत्व है, कुछ महत्व इम्पोर्टेंट है। महाधमनी रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य धुरी है जिसे अन्य सभी धमनियों शाखाओं के रूप में निकलती है। महत्व भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। संरचना की बात करें तो संरचना जो है इसमें उच्च दबाव वाले रक्त प्रवाह होने के सहन करने के लिए बहुत मोटी और लचीली दीवारें होती है। संरचना इसका कुछ इस प्रकार से होता है कि उच्च दबाव वाले रक्त को प्रवाह को सहने के लिए यानी कि सहन कर सके और बहुत मोटी इसलिए और लचीली दीवारें होती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट और जितने भी महत्वपूर्ण वल्नरस क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन सभी को कवर अप करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धमनियों में रक्त का प्रवाह कैसा होता है। तो धमनियों में जो रक्त का प्रवाह जो है ये उच्च दबाव यानी कि हाई प्रेशर के साथ होता है। धमनियों में रक्त का प्रवाह हाई प्रेशर उच्च दबाव के साथ होता है। अगला प्रश्न है कि धमनियों हमेशा कैसा रक्त ले जाती है। धमनियाँ जो है हमेशा ये शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है ले जाती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाती है। कौन सी धमनी जो है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फुसफुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ये धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। अगला प्रश्न है कि सिराओं यानी विंस में कैसा रक्त बहता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सिराओं में कैसा रक्त बहता है। तो इसका सही जवाब है अशुद्ध यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। जितने भी सिराओं होते हैं उन सभी में अशुद्ध यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। अगला प्रश्न है कि सिरा वाहिकाओं की सबसे पतली परत को क्या कहते हैं। रक्त का वाहिकाओं की सबसे पतली परत कोशिकाएं यानी कि कैपिलरीज कहलाती है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है। तो सबसे बड़ी सिरा जो है ये वेना कावा है। शरीर की सबसे बड़ी सिरा जो है ये वेना कावा है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप किस धमनी में पाया जाता है। रक्तचाप जो है मुख्य रूप से किस धमनी में पाया जाता है। तो ये ब्रैकियल धमनी में।
ब्रैकियल आर्टरी में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है ये मुख्य रूप से ब्रैकियल धमनी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को mmHg में मापा जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रश्न से रिलेटेड। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है ये mmHg में मापा जाता है। मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापा जाता है। Hg का अगर बात करें एटॉमिक नंबर, Hg का एटॉमिक नंबर 50 होता है। Hg का एटॉमिक, जिसे Hg को मरकरी के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक इंटेंसिटी? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, सिग्मोग्राफ या एनीमोमीटर? भूकंप की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, ये किस यंत्र से मापी जाती है? इसका सही जवाब है सिग्मोग्राफ। सिग्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी को मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, भूकंप की तीव्रता जो है ये सिग्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। मापन का जो पैमाना होता है, भूकंप की तीव्रता और परिणाम को मापने के लिए मुख्य रूप से रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का उपयोग मुख्य रूप से भूकंप की तीव्रता और परिणाम को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। कार्य जो है इसका, सिग्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों यानी सिस्मिक वेव की कंपन को रिकॉर्ड करता है, जिसे भूकंप का केंद्र और उसकी शक्ति का पता चल जाता है। सिग्मोग्राफ जो है भूकंपीय तरंगों के कंपन को रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके कारण भूकंप के केंद्र और उसकी गति और शक्ति का पता चला जाता है। इसका अध्ययन की बात करें तो भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी, भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप के केंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप के केंद्र बिंदु के एपिसेंटर, अधिक केंद्रक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप आने पर कौन सी तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होती है? तो भूकंप जब आता है तो सबसे पहले तरंगे जो है ये पी तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव जो है ये उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि कौन सी तरंगे सबसे विनाशकारी होती है? कौन सी तरंगे जो है सबसे विनाशकारी होती है? तो ये एल तरंगे जो होती है सबसे विनाशकारी होती है। एल तरंगे मुख्य रूप से सरफेस वेव होती है, जिससे बहुत ही विनाशकारी होती है। मतलब जब भी ये भूकंप आता है तो बहुत सारे विनाश करता है। एल तरंगे यानी कि सरफेस वेव्स। अगला प्रश्न देखेंगे, रिएक्टर स्केल का विकास किसने किया था? तो रिएक्टर स्केल का जो विकास है ये चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर द्वारा किया गया था। रिएक्टर स्केल, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, स्केल रिएक्टर स्केल का विकास जो है ये चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर द्वारा किया गया था। तो प्रश्न से रिलेटेड उसका आंसर भी दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी का दायरा क्या है? तो रिएक्टर स्केल पर तीव्रता का दायरा जो है ये 0 से 9 या उससे अधिक भी होता है। अगला है प्रश्न कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण जो है ये समुद्र के नीचे आने वाला भूकंप है। सुनामी का मुख्य कारण जो है ये समुद्र के नीचे आने वाला जितने भूकंप होते हैं वो सभी सुनामी के मुख्य कारण में से एक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? क्वेश्चन ऐसा एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? इसका सही जवाब है नहीं, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं किए जा सकते हैं। वर्तमान तकनीक से सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है अभी के समय में, यानी कि भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है कि भूकंप कब आएगा और कब नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है हंसाने वाली गैस कहलाती है? विच गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस? तो निम्नलिखित में से इनमें से अगर हंसाने वाली गैस के बारे में बात करें, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका सही जवाब की बात करें तो हंसाने वाली गैस जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O से दर्शाया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये मुख्य रूप से हंसाने वाली गैस है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहा जाता है। और मुख्य रूप से जो है रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। उपयोग की बात करें, चिकित्सा और दंत चिकित्सा डेंटिस्ट्री में इसे एनेस्थेसिया
और दर्द निवारक के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रभाव जो है इसे जब इसे सही मात्रा में सूंघा जाता है तो यह व्यक्ति को हल्का उत्साह महसूस कराती है और कभी कभी अनियंत्रित हंसी के कारण बन जाती है, इसलिए इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा हंसाने वाली गैस इसे क्यों कहा जाता है। प्रभाव के माध्यम से हम लोग जान चुके हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो हंसाने की वाली गैस होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है। तो रासायनिक सूत्र जो है वो N2O है, जैसे मैंने बताया अभी पहले N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये रासायनिक सूत्र है हंसाने वाले गैस का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि क्या नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये एक रंगहीन गैस है। इसका सही जवाब है हाँ, ये रंगहीन गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन गैस है और साथ ही साथ गंधहीन गैस भी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है गंधहीन के साथ साथ रंगहीन गैस भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस कौन सी है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य गैस जो है ये CFC है। पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि CFC एक ऐसा गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक ऐसी गैस है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न जो है LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है LPG, जो घर में सिलेंडर उपयोग किया जाता है, LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है, यानी कौन सी गैस होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है मुख्य रूप से LPG में गैसें होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसे कहा जाता है। तो भविष्य का ईंधन जो है ये हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है लगभग 78% होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। जबकि ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा आपको 21% देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% और जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है लगभग 78% देखने को मिलती है। और भी अन्य गैसें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया कहाँ होती है। मानव शरीर में पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया जो है कहाँ पे होती है। वेयर डज मोस्ट डाइजेशन अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में पाचन की जो सबसे लंबी प्रक्रिया जो है कहाँ पे होती है। आप सभी को पता है कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुख से ही स्टार्ट हो जाता है पाचन की प्रक्रिया। और ये सबसे लंबी प्रक्रिया कहाँ होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो होगा ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सही जवाब जो है ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया जो है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। मुंह का स्थान जो है ये भोजन का अधिकांश पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। मुंह से शुरू होकर और छोटी आंत में भोजन का जो अधिकांश भाग जो है पाचन, ये पोषक तत्वों का अवशोषण एब्जॉर्प्शन जो है ये छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लंबाई इसकी क्या होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंबाई जो है क्या होती है। तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई जो है लगभग 6 से 7 मीटर या फिर लगभग, अगर फीट में अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन 20 से 22 फीट और मीटर में 6 से 7 मीटर होती है लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर या फिर 20 से 22 फीट होती है। जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा, पूरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रक्रिया इसकी क्या है। यहाँ पित्त रस यानी कि बाइल जूस, अग्नाशयी रस, पैंक्रियाटिक जूस और आंतों के रसों की मदद से जटिल पोषक तत्वों को सरल रूप में जोड़ा जाता है। प्रक्रिया यहाँ पे बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और आंतों के रसों की मदद के जटिल से
पोषक तत्वों को सरल रूप में जोड़ दिया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। तो ये पाचन की प्रक्रिया जो है, डाइजेशन जो है ये मुंह से ही शुरू हो जाता है, यानी कि मुख से ही शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन जो होता है ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से पाचन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आमाशय यानी कि स्टोमच में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आमाशय यानी कि स्टोमच में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो है, HCl ये मुख्य रूप से आमाशय यानी कि स्टोमच में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो 6 से 7 मीटर और फीट में अगर पूछा जाए तो 20 से 22 फीट ये छोटी आंत की लंबाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है। अगला प्रश्न है कि बड़ी आंत की मुख्य कार्य क्या है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य जो है जल और खनिजों का अवशोषण करना। अगला प्रश्न है यकृत यानी कि लीवर कौन सा रस स्रावित करता है। आपको पता है कि लीवर जो है ये सबसे बड़े, जो लीवर की बात करें तो एक वयस्क मनुष्य और स्वास्थ्य मनुष्य के लिए यकृत यानी लीवर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लीवर यानी कि यकृत जो है ये कौन सा रस को स्रावित करता है। तो ये पित्त रस यानी कि पित्त रस बाइल को जो है ये स्रावित करता है लीवर। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख्य रूप से मुंह से यानी कि मुख में ही शुरू हो जाता है। लार की मदद से यह पाचन होता है मुंह में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से जो है ये लार की मदद से मुंह में शुरू हो जाता है। और ज़्यादा अगर बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देखने को मिलती है ये चावल में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र जो है क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र जो है ये क्या है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर या ओडोमीटर। तो इसका सही जवाब जो है वायुमंडलीय दाब को यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का यंत्र जो है ये बैरोमीटर है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अल्टीमीटर जो है ये अल्टीमीटर की बात करें तो अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई मापने का यंत्र है। और ओडोमीटर की बात करें तो ये किसी भी बाइक, किसी भी कार, किसी भी साइकिल, मोटरसाइकिल के द्वारा तय की दूरी को मापने का यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर से दूरी मापी जा सकती है। थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर जो है ये किसी वस्तु, वातावरण या मनुष्य के शरीर के तापमान को मापा जा सकता है थर्मामीटर के द्वारा। तो वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र जो है ये बैरोमीटर है। सही आंसर जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इससे जितने वायुमंडलीय दाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करते हैं। पहला प्रश्न की बात करें तो वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का यंत्र जो है ये बैरोमीटर होता है। कार्य प्रणाली की बात करें तो बैरोमीटर जो है यह वायुमंडल के वजन या दबाव को मापता है। बैरोमीटर में अक्सर पारे यानी मरकरी का उपयोग किया जाता है। मौसम जो है, मौसम का पूर्वानुमान, यदि बैरोमीटर में पारे का स्तर अचानक तेजी से नीचे गिरता है तो आंधी या तूफान में आने का संकेत होता है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के साथ संबंध भी होता है। जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। समुद्र तल से जब ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ वगैरह में चढ़ते हैं ऊंचाई तल पे जब जाते हैं हम लोग तो वायुमंडलीय दबाव जो है वो कम होता है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है। समुद्र तल पर सामान्य जो है नॉर्मली वायुमंडलीय दाब जो है ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या फिर 1 एटीएम होता है। समुद्र तल पर समान जो है वायुमंडलीय दाब ये 760 mmHg होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार जो है ये किसने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार जो है ये इन्वेजेलिस्टा टोरसेली के द्वारा किया गया था। बैरोमीटर का आविष्कार इन्वेजेलिस्टा टोरसेली के द्वारा किया गया था। ऊंचाई मापने के यंत्र जो है का उपयोग अल्टीमीटर के लिए किया जाता है।
अल्टीमीटर का उपयोग जो है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी किस यंत्र से मापे जाते हैं? तो वायु की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी जो है ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वायु की आर्द्रता ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि पवन की गति किस यंत्र से मापी जाती है? पवन की गति जो है मुख्य रूप से ये एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। पवन की गति को एनीमोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि गैसों का दाब जो है मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो गैसों का जो दाब है उसको मापने का यंत्र का उपयोग जो है मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैसों के दाब, गैसों के प्रेशर को मापने का यंत्र जो है ये मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। दाब की बात करें तो दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की एसआई इकाई जो है ये पास्कल होता है। प्रेशर की एसआई इकाई पास्कल। जैसे मैंने पहले सेशन में बताया था, मैंने कि एसआई इकाई के बारे में, पी से पास्कल और पी से प्रेशर, पी से पास्कल। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, पी से प्रेशर और पी से पास्कल। दाब यानी कि प्रेशर की एसआई इकाई जो है ये पास्कल है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो सामान्य नमक की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड? इसका सही जवाब की बात करें तो सोडियम नमक का जो रासायनिक नाम है ये मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl है। सोडियम क्लोराइड जो है ये सामान्य नमक का रासायनिक नाम है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। आगे देखेंगे तो सामान्य नमक यानी कि रासायनिक नाम की बात करें, सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl के रूप में कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र जो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है। गुण की बात करें तो यह एक आयनिक यौगिक है जो सोडियम और क्लोरीन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उपयोग की बात करें तो यह न केवल हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा है, बल्कि इसका उपयोग भोजन के संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, रासायनिक उद्योगों और चिकित्सा स्लाइन सॉल्यूशन के रूप में भी किया जाता है। उपयोग भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। खाद्य नमक का मुख्य स्रोत क्या है? खाद्य नमक का मुख्य स्रोत जो है ये समुद्री जल है, सी वाटर और चट्टानी नमक, ये रॉक सल्ट जो है ये खाद्य नमक का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि खाने के सोडे यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो NaHCO3, NaH और CO3 जो है ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 जो है ये बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि धोने के सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट जो है ये धोने के सोडा का रासायनिक नाम है, सोडियम कार्बोनेट। इतना ही आपको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट जो है ये वॉशिंग सोडा यानी कि रासायनिक नाम है धोने के सोडा का। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि समुद्री जल का स्वाद खारा क्यों होता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समुद्री जल का स्वाद जो है वो खारा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब है धुले हुए लवणों, मुख्यतः सोडियम क्लोराइड के कारण समुद्री जल का स्वाद जो है वो खारा होता है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन युक्त नमक की कमी से घेंघा रोग यानी कि ग्वाइटर रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का pH मान कितना होता है? तो साधारण नमक जो होता है का pH मान 7 होता है, यह उदासीन होता है। और मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि साधारण नमक और साधारण यानी कि नॉर्मल वाटर जो होता है उसका भी pH मान 7 होता है, जबकि ब्लड का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि 7.4 जो है ये ब्लड का pH मान होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। एसिडिक और बेस में अगर हम लोग देखें तो अम्ल और क्षार में तो 7 से जितना भी कम होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक यानी कि उतना ही ज़्यादा अम्लीयता होगा, और 7 से जितना ही ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय के रूप में आ जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, साधारण नमक का pH मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7 जो है ये साधारण नमक का pH मान होता है, और यह उदासीन होता है।
अगला प्रश्न है कि सोडियम का प्रतीक क्या है। सोडियम का प्रतीक जो है ये Na है। सोडियम का प्रतीक Na है। Na से दर्शाया जाता है सोडियम को, जो कि लैटिन नाम नेट्रियम से है। लैटिन का नाम नेट्रियम से आया है सोडियम। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है। विच ऑर्गन्स प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य है मुख्य रूप से कौन करता है। हृदय, यकृत, गुर्दा यानी किडनी, या फिर फेफड़ा यानी लंग्स। तो इसका सही जवाब जो होगा, मानव शरीर में रक्त यानी ब्लड को शुद्ध करने का जो कार्य करता है वो किडनी करता है, यानी कि लीवर करता है, सॉरी गुर्दा करता है। सही आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में बात कर लें तो मानव शरीर का जो रक्त जो है शुद्ध करने यानी कि छानकर अशुद्धियों को अलग करने का कार्य जो है मुख्य रूप से वृक्क, किडनी या फिर गुर्दे करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न के बाद गुर्दा या फिर किडनी उसी को कहा जाता है, किडनी को ही। कार्य प्रणाली इसका मुख्य रूप से क्या होता है कि गुर्दे में रक्त मौजूद अपशिष्ट पदार्थों, वेस्ट प्रोडक्ट, अतिरिक्त जल और लवणों को बनाकर यानी कि छानकर उसे मूत्र यानी कि यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है। जब फिल्ट्रेशन यूनिट जब होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहा जाता है, जो रक्त को छानकर यानी कि छानने का वास्तविक काम करता है और अशुद्धियों को अलग कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अतिरिक्त कार्य। इसका अतिरिक्त कार्य जो है यह रक्त शुद्धिकरण के अलावा गुर्दे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। शरीर में खनिजों का संतुलन भी बनाए रखने का कार्य करता है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी की पथरी जो मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती है। तो गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी की जो पथरी होती है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। और कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करें तो ऑक्जेलेट जो है ये मुख्य रूप से टमाटर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्जेलेट देखने को मिलता है। गुर्दे की पथरी जो यानी किडनी की जो पथरी होती है मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट का बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त में विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए कौन सा कृत्रिम विधि अपनाई जाती है। तो रक्त में जो विषाक्त पदार्थों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है ये आर्टिफिशियली विधि जो है ये डायलिसिस द्वारा रक्त के विषाक्त पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया होती है। मूत्र का जो अगला प्रश्न है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है। जो मूत्र का यूरिन का जो हल्का पीला रंग होता है ये मुख्य रूप से यूरोक्रोम के द्वारा नामक वर्णक के कारण होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मूत्र का जो पीएच मान लगभग जो है ये 6.0 यानी कि अम्लीय होता है। 7 से, मैंने आपको बताया कि 7 से नीचे जितना जितना कम है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक, उतना ही ज़्यादा अम्लीयता होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गुर्दा का मुख्य स्त्रावी कार्य क्या है। गुर्दा का मुख्य स्त्रावी कार्य जो है ये यूरिया का उत्सर्जन करना गुर्दे का यानी किडनी का मुख्य स्त्रावी कार्य है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने गुर्दे होते हैं। तो मानव शरीर में कुल जो है ये 2 किडनी होते हैं और जिसे एक जोड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन है कि गुर्दे के अध्ययन यानी कि किडनी का स्टडी को क्या कहा जाता है। तो गुर्दे के अध्ययन को जो है ये नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, जबकि दिल के यानी कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो दोनों प्रश्नों को अवश्य याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। तो सबसे तेजी से घूमने वाले की बात करें कौन सा ग्रह है। विच प्लैनेट रोटेट्स फास्टेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। अपने अक्ष पर जो है सबसे तेजी से घूमता है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर जो है ये अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमता है। सबसे तेज़ी से घूमने वाला ग्रह जो है ये बृहस्पति है, जुपिटर, जो अपने अक्ष पर एक बार जो एक राउंड जो है ये 9 घंटा 55 मिनट में एक राउंड संपूर्ण रूप से घूम लेता है, जबकि पृथ्वी जो है ये 24 घंटे में एक चक्कर
घूमती है। वहीं बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो है पूरे सौर मंडल में सबसे तेज़ी से घूमता है। सबसे तेज़ी से घूमने वाला ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है और सबसे तेज़ी से यही घूमता है। चलिए अगला देखेंगे। आगे सौर मंडल में बृहस्पति जो है जुपिटर अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से घूमता है। घूर्णन गति जो है बृहस्पति को अपनी धुरी अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में केवल 9 घंटे 55 मिनट लगता है, यानी कि 10 घंटे से भी कम। और सौर मंडल के सभी ग्रहों में से सबसे कम यह समय लेती है, जिसके कारण इसकी जो राउंड-अप का जो समय है वो बहुत ही स्पीड है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से घूमती है। प्रभाव की बात करें तो इस अत्यंत तेज की गति के कारण बृहस्पति जो है भूमध्य रेखा इक्वेटर पर थोड़ा उभरा हुआ यानी कि ओवलेट स्फेरॉइड दिखाई देता है। तुलना की बात करें तो जहां बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में 10 घंटे से भी कम समय लगता है, वहीं पृथ्वी जो है हमारा पृथ्वी अर्थ को अपना एक घूर्णन एक चक्कर लगाने में पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि सौर मंडल सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस सेशन में कंप्लीट रूप से हम लोग कवर अप कर रहे हैं। टोटल 20 सेट कवर अप करेंगे, जिसमें से आज दूसरा सेट है। और इसी प्रकार से हर सेट में लगभग 250 से 300 क्वेश्चन का कम्प्लीटली डिस्कशन विद फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन के साथ में करेंगे, ताकि सभी क्वेश्चन कवर अप हो सके और जितने भी सब टॉपिक्स, चैप्टर, मिनी टॉपिक्स जितने भी हैं सभी कवर अप हो सके, ताकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को सही कर पाए। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन जो है कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ऐड होंगे। तो हमें सभी चीज़ को, वेटेज को मैनेज करके और सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को सेशन में कवर अप करते चलना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वन लाइनर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति ग्रह है, जो कि सबसे तेज़ी से भी घूमता है। 9 घंटे 55 मिनट में पूरा चक्कर घूम लेता है, यानी कि घूर्णन गति इसकी बहुत ही तेज़ है। सौर मंडल का सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? अगला प्रश्न क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे धीमा घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, यानी कि शुक्र ग्रह जो है इसे एक चक्कर लगाने में लगभग 243 पृथ्वी दिन लगते हैं, यानी कि एक पृथ्वी दिन की बात करें तो 24 घंटे, वैसे 243 पृथ्वी दिन लगते हैं वेनस यानी कि शुक्र को एक चक्कर लगाने में पूरा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र जो है, किन दो ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह जो है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह की बात करें तो पूरे सौर मंडल में बुध ग्रह जो है सबसे छोटी ग्रह है पूरे सौर मंडल में। बुध ग्रह जो है ये सूरज यानी कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह ही है। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे देखेंगे लाल ग्रह जो है रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है ये मंगल यानी कि मार्स को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी कि सिस्टर प्लैनेट किस ग्रह को कहते हैं? सिस्टर प्लैनेट जो है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन सिस्टर प्लैनेट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है ये कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह है। ये अपने घने वायुमंडल के कारण सौर मंडल का शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। जबकि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो बुध ग्रह है। उसके बाद बुध ग्रह के बाद आपका शुक्र ग्रह है। लेकिन शुक्र ग्रह जो है बुध ग्रह से भी ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह ही गर्म ग्रह है पूरे सौर मंडल में अपने घने वायुमंडल के कारण। और सबसे नज़दीक जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है ये बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकटतम और पूरे सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रहों
ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट, एम्पेयर, ओम या वाट। विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें तो शक्ति जो है, शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट की बात करें यानी कि विद्युत धारा के एसआई इकाई एम्पेयर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वोल्ट की बात करें तो वोल्ट जो है ये विभवांतर की जो है एसआई इकाई विभवांतर, विद्युत विभवांतर या फिर विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई इकाई जो है ये वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का। वहीं अगर बात करें तो विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये इसका सही जवाब जो है ओम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की एसआई इकाई ओम है। प्रतीक की बात करें तो इससे ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाया जाता है। परिभाषा, ओम के नियम V=IR के अनुसार यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। चलिए कारक की बात करें तो कारक किसी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, सामग्री की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। कारक। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है? तो ओम का नियम जो है ये धात्विक चालकों यानी कि मेटालिक कंडक्टर पर ओम का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो है ये ओम मीटर है। वहीं प्रतिरोधक का जो एसआई इकाई है वो सिर्फ ओम है। वहीं प्रतिरोधकता की एसआई इकाई यानी कि रजिस्टिविटी की एसआई इकाई की बात करें तो ओम मीटर ओमेगा है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा यानी कि करंट की एसआई इकाई एम्पेयर है। और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसकी एसआई इकाई वोल्ट है। अगला प्रश्न है कि चालकता यानी कंडक्टेंस की एसआई इकाई क्या है? चालकता यानी कि कंडक्टेंस की एसआई इकाई जो है ये सीमेंस है या महो। चालकता की एसआई इकाई जो है ये सीमेंस या महो है। अगला प्रश्न है कि तापमान बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध जो है ये क्या होता है? तो तापमान जब भी बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर धातु का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने पर धातु का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ये बढ़ जाता है। और अधिचालक की बात करें यानी कि सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है? तो सुपर कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है, अतिचालक का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, 0 होता है। अतिचालक का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। बाकी आई होप जितने भी क्वेश्चन हम सभी ने किए, सभी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छा से आया होगा। और आशा और उम्मीद है कि इस सेशन से क्वेश्चन अवश्य एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अभी आज जो है इसका प्रैक्टिस सेट 2 था जो कि कंप्लीट हो गया है। और टोटल हम लोग 20 सेट करने वाले हैं जिसमें से आज दूसरा सेट है। कम्प्लीटली अगले सेशन से और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन हो रहे हैं उन सभी में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आधार पर वन लाइनर क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन का कलेक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जगहों से किया जा रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पिछले ट्रेंड्स के अनुसार, और जितने भी अभी के जो जेपीएससी और जेएसएससी के एग्ज़ाम का ट्रेंड जो चल रहा है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उन सभी से रिलेटेड। तो आप 20 सेशन को अवश्य कीजिएगा। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। बाकी जय हिंद, जोहार और धन्यवाद।